अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीबीए सेकंड बेटा आज है हमारा है लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 9 का जो बेसिक टॉपिक है ये बहुत मज़े का टॉपिक है और बहुत अच्छा भी है। और आई पर्सनली लाइक दिस टॉपिक वेरी मच। तो आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स को भी उसी तरह से समझ में आएगा और ये आपका भी फेवरेट ही होगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब मैनेजर्स डिसीजन ले रहे होते हैं तो वो किस प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग एक्चुअली होती कैसे है, ठीक है, और मैनेजर्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए बीइंग द डिसीजन मेकर। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं इनको आज हम हमारे लेक्चर नंबर 9 में कवर अप करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहला जो है वो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा बेटा, अब प्रोसेस क्या है, मैंने ये बार बार जब भी प्रोसेस का वर्ड आता है कहीं पे तो मैं ये हमेशा स्टूडेंट्स को मेंशन करती हूँ कि प्रोसेस इज़ ऑल अबाउट द सीरीज़ ऑफ स्टेप्स टू फॉलो। प्रोसेस क्या है, एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स है जिसको आपने फॉलो करना है और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही आप उस पर्टिकुलर चीज़ को जो है वो अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी यही मेंशन किया है कि इट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट यू हैव टू गो थ्रू, जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, जिनसे आपको निमटना पड़ता है टू मेक डिसीजंस बनाने के लिए। अच्छा बेटा, अब मैंने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है मैंने वो यहाँ पे पॉइंट के साथ जो है वो मैंने डिसीजन मेकिंग एक्चुअली है क्या, ये तो आपको पता है कि मैनेजर्स की फ़ंक्शन क्या है। उन्होंने प्लान करना होता है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करना होता है, उन्होंने लीड करना होता है, उन्होंने कंट्रोल करना होता है, उन्होंने स्ट्रेटजीज़ को बनाना होता है। ये मैनेजर्स के फंक्शंस हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली वो अपने इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग करते हैं, डिसीजंस करते हैं, ठीक है। तो उन सब बेसिक फंक्शंस को माइंड में रखते हुए हमने जो है ये इस पूरे प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो बेटा सबसे पहला जो प्रोसेस है, जो स्टेप है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, वो ये है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। बेटा प्रॉब्लम होती है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होती तो आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब आपको लेट्स सपोज़ कि बहुत सारे बच्चों के पास लैपटॉप्स नहीं होंगे, उनके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स होंगे, लेकिन जब आपको ऑनलाइन आपको जो है वो असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए कहा गया तो आप में से बहुत से बच्चों को ज़रूरत महसूस हुई होगी कि यार आई शुड हैव अ लैपटॉप, ठीक है। आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उस प्रॉब्लम ने आपके लिए नीड क्रिएट की, ठीक है। और उस नीड पर फिर जो है वो आपने अपनी नीड को फर्दर पूरा करने के लिए अपने प्लान्स किए कि आया लैपटॉप ख़रीदना है, नहीं ख़रीदना, अच्छा नहीं है तो मैं ये कर लूँ, नहीं है तो मैं ये कर लूँ, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज जो हैं वो आपने वो प्लान की, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैनेजर्स का भी यही काम होता है कि उनके बिज़नेस में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो उसको आइडेंटिफाई करें कि यार एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, हम क्यों अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे, या ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जो हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक प्रूफ हो रही हैं, ठीक है। तो ये होता है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। नंबर 2 पर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसीजन क्राइटेरिया, ठीक है, कि डिसीजन का क्राइटेरिया आपने डिसाइड करना है कि यार हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, हमने जो है वो किस तरह से इस काम को लेके चलना है। अब लेट्स सपोज़ मैं आपको अभी से एग्जांपल देती हूँ कि अभी बिजनेसेस जो हैं कोरोना वायरस की वजह से ये एक प्रॉब्लम था कि बिजनेसेस ओपन नहीं हो पा रहे थे, बट एनी हाउ गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को ख़त्म किया। वेदर इट इज़ अ गुड डिसीजन और द बैड डिसीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन हम इस चीज़ पे आते हैं कि चले बिजनेसेस ओपन हो गए, ठीक है। अब बिजनेसेस को ओपन करने का क्राइटेरिया क्या होगा, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट इस टाइम मैनेजमेंट है, वो मैनेज कर रही है इस कंट्री को, ठीक है। तो उसने क्राइटेरिया क्या रखा कि जी इतने टाइमिंग में जो है, इतने टाइम से लेके इतने टाइम पीरियड के लिए ओपन होनी चाहिए। बैंक्स में जो है वो इतनी यानी कि बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें जो है वो रखा जाता है, डिस्टेंस रखा जाता है कस्टमर के लिए, या तो उन्होंने वो फुटप्रिंट्स बना दिए हुए होते हैं कस्टमर के खड़ा होने के लिए, और वो फुटप्रिंट्स जो हैं वो काफ़ी फासले पे हैं, ठीक है। और कस्टमर्स को पता है कि यार हमने अब इन फुटप्रिंट्स पे जो है वो खड़ा होना है, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। और दूसरा जो है वो फिर गवर्नमेंट ने जो है वो SOPs को अनाउंस करवा दिया कि जो है ये क्राइटेरियाज़ हैं और इन क्राइटेरियाज़ पे चल के जो है वो हमने लॉकडाउन की सिचुएशन को या मुल्क को इस तरह से चलाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कि पहले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 9
जो है वो खोली गई थी, इंडस्ट्रीज़ खोली गई थी। 9 के बाद फिर मार्केट्स को भी खोल दिया गया। मार्केट के बाद अब आज आई थिंक रेलवे भी ओपन हो गया है। तो ये बेटा ये क्राइटेरियाज़ हैं कि हमने कब कब क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्यों करनी हैं, ये डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियाज़ में आते हैं। अब एलोकेशन ऑफ द वेट टू द क्राइटेरिया, अब हमने किस क्राइटेरिया को कितना वेट देना है, ये हमने जो है ये डिसाइड करना है। ठीक है, लेट्स सपोज़ कि अगर आप में से कोई जो है आप में से कोई नहीं, मैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से हम एग्जांपल देते हैं कि लेट्स सपोज़ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोमोबाइल्स को बनाने का काम करती है, यानी कि गाड़ियों को बनाने का काम करती है। ठीक है, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल्स में लेट्स सपोज़ कि अगर मैं कल्टस की ही बात करती हूँ तो कल्टस में भी बहुत ज़्यादा सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, कल्टस ऑटो है, कल्टस मैनुअल है, कल्टस ब्ला ब्ला, मतलब जो भी हैं ये सारे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई को बहुत पता है इन सब चीज़ों के बारे में, एंड आई होप से कि आप स्टूडेंट्स को भी पता होगा। ज़्यादा जो गाड़ी ड्राइव करते हैं उन बॉयज़ स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होता है। गर्ल्स में से जो ड्राइविंग करती हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो नहीं करती लेकिन उनको ये आइडिया ज़रूर होता है कि गाड़ियों के भी मॉडल्स होते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मोबाइल फ़ोन्स के मॉडल होते हैं। अब लेट्स सपोज़ कि ये ऑटोमोबाइल की जो है ये प्रोडक्शन की कंपनी है, और लेट्स सपोज़ मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि ये कोई 4 जो है ये मॉडल्स को प्रोड्यूस करते हैं, इनके 4 मॉडल्स हैं जिनको ये प्रोड्यूस करें। अब इन 4 मॉडल में से लेट्स सपोज़ कि वो ऑटो की प्रोडक्शन को 30% का वेट देते हैं कि हमने 30, अगर हमने 100 गाड़ियाँ प्रोड्यूस करनी हैं एक साल में, तो उसमें से 30 का वेट दे देंगे वो ऑटो गाड़ियों को, अगर वो ज़्यादा सेल हो रही हैं। ये सेल पे भी डिपेंड करता है कि डिमांड किस मॉडल की ज़्यादा है। ठीक है, वो वेट दे देंगे। 20 जो हैं वो मैनुअल को वेट दे देंगे, बाकी जो है वो 30 जो है वो किसी और अपने मॉडल को वेट दे देंगे जो डिज़ाइनिंग के लिहाज से थोड़ा इनर जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स होते हैं उस लिहाज से, और बाकी 20 जो है वो किसी और लिहाज से वेट। तो बेटा ये होता है वेट करना। प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपने जो डिसाइड किया है अपनी प्रोडक्शन, जो आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसमें से भी आपने किस फील्ड को कितना वेट देना है, किस क्राइटेरिया को कितना वेट देना है, आप ये भी डिसाइड करते हैं। तो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो है एलोकेशन ऑफ वेट्स टू द क्राइटेरियाज। अब आपने अपने क्राइटेरियाज को क्या कर दिए, वेट्स दे दिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, तो ऑल्टरनेटिव्स की डेवलपमेंट, अब अगर जो है वो एक ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है और उसका एक ही मॉडल चल रहा है, चलिए इसमें मैं आपको मोबाइल्स की एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब आईफोन है। ठीक है, अब आईफोन ने जो है वो पहला, जब उनका, अब तो आईफोन आई थिंक 10 भी आ गया है, तो पहला जब उन्होंने आईफोन फर्स्ट जो उनका मॉडल था वो जब चला तो कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में थी कि हमने अपने प्रोडक्ट्स में कुछ इनोवेशंस लेकर आनी है, कुछ ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो हमने प्रोवाइड करने हैं अपने कस्टमर्स को। तो उन्होंने जो है वो सेकंड मॉडल इंट्रोड्यूस करवा दिया, सेकंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ के बाद चल आज तक जो है वो इंट्रोड्यूस कराते चले जा रहे हैं। तो बेटा ये होता है डेवलपमेंट ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। ठीक उसी तरह से जिस तरह से किस प्रोडक्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट आती है, बेटा मोबाइल फ़ोन्स में ही ज़्यादा ऑल्टरनेटिव मतलब मॉडल्स आई थिंक चेंज होते रहते हैं। बाकी तो मेरे ख्याल से सारी जो, या शैम्पूज़ की अगर एडवर्टाइजमेंट देखें तो उसमें वो कह रहे होते हैं कि अच्छा अब साशे में भी दस्तयाब है, अब छोटे बोतल में भी दस्तयाब है, बड़ी बोतल में भी दस्तयाब है। तो ये सारे वो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिहाज से एक डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होती है अपनी मैनेजमेंट की, कि हमने किस तरह से अपने प्रोडक्शन को की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना है। बेटा अगला जो 5th पॉइंट है वो ये है कि एनालिसिस ऑफ द ऑल्टरनेटिव। अब लेट्स सपोज़ कि अगर आपने कोई ऑल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं आप, तो जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि कभी भी ऑल्टरनेटिव्स को एवं ही रफ बेसिस पे ही चूज़ नहीं कर लेना चाहिए, उसका पूरा एनालिसिस करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए कि इफ़ आई शुड बाय द सैमसंग मोबाइल देन वाई आई शुड बाय द सैमसंग मोबाइल, इफ़ आई शुड बाय द नोकिया मोबाइल देन वाई आई शुड बाय द। प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि यार मेरा मोबाइल को ख़रीदने के पीछे ये पर्पज़ है, और मेरा ये बहुत सारे लोग होते हैं जैसे किसी की कुछ ज़रूरत होती है मोबाइल के लिहाज से, कुछ जो लोग सेल्फ़ीज़ और टिकटॉक्स के ज़्यादा जो हैं वो शौकीन हैं, उनका ज़्यादा फोकस जो होता है वो मेगापिक्सल कैमरास पे होता है। जिनका ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है उनको हर टाइम जो है वो ईमेल्स और एक्सेल और वर्ड के साथ उनका लिंक होता है, तो वो उनको डेफिनेटली वो उस लिहाज से अच्छा चाहिए होता है। किसी को ऐप से ज़्यादा लिंक होता है। अब हमारे जो एजड लोग हैं
अब उनके पास जो है वो टच मोबाइल्स तो होते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा ये तो अच्छे इसमें कुरान की कोई अच्छी सी ऐप आ जाए, उसको हमने स्टडी करना है, कौन सी अच्छी है, कौन सी उनके लिए ऐसे ज़्यादा बेहतर है, जिसमें तर्जुमा भी आ रहा है, जिसमें तफसीर भी आ रही है, हर चीज़ जो आ रही है। तो बेटा ये ऑल्टरनेटिव्स का एनालिसिस है, ठीक है, कि आपने अगर किसी चीज़ को चूज़ करना है, किसी डिसीजन को डिसाइड करने के, यानी कि किसी चीज़ को डिसाइड कर लिया आपने, और उस डिसीजन को चूज़ करने के पीछे आपने पूरी एनालिसिस करनी है कि वाई वी हैव टू फॉलो दीज थिंग्स, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं, फिर जो ऑल्टरनेटिव आपको ज़्यादा बेहतर लगता है अपनी ज़रूरत के लिहाज से, अपनी डिमांड के लिहाज से, अपनी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिहाज से आप उसको जो है वो चूज़ कर लेते हैं। फिर डेफिनेटली फिर उसकी क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, आप उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं ऑल्टरनेटिव को। और फिर इवैल्यूएशन होती है, डिसीजन मेकिंग इवैल्यूएशन। बेटा मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि जिस तरह से जो है वो मदर्स खाना बनाते हुए टेस्ट करती हैं खाने को, बार बार जो है वो वक्तन फ़वक्तन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स जो है वो टेस्ट कर रही होती हैं कि जो है वो खाना अच्छा है, नमक मिर्च क्या है, ये किस तरह से टेस्ट है, कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं, कोई चीज़ कम तो नहीं, क्या सब चीज़ें ठीक ठीक जा रही हैं। तो बेटा ये होता है इवैल्यूएट करना, ठीक है। आपने सिर्फ डिसीजन लेके जो है वो पूरा उसको इवैल्यूएट करना होता है कि आया ये सही है या नहीं। अच्छा बेटा आगे मैंने कुछ डिसीजन क्राइटेरियाज़, जैसे कि ये वाला जो है क्राइटेरियाज़ को सेट करना, ये सेकंड जो पॉइंट है इसमें आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स को ये वाला बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसीजन क्राइटेरियाज़, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मैं अच्छे से मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ, करना तभी चाहिए था जब मैं इस पॉइंट को लेके चल रही थी, लेकिन एनी हाउ मुझे याद नहीं रहा से। अच्छा एनी हाउ बेटा अब जब डिसीजन क्राइटेरियाज मैंने आपको ऑटोमोबाइल्स के लिहाज से, मैंने आपको मॉडल्स के लिहाज से एग्जांपल दे दी। अब यहाँ पे हमने प्राइस क्या सेट करनी है, कौन सा मॉडल है, उसका साइज़ क्या होगा, उसके मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स क्या होंगे, उसके ऑप्शनल इक्विपमेंट्स क्या होंगे, उसकी फ्यूल इकोनॉमी कितना होगा, और उसके रिपेयर रिकॉर्ड्स क्या होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। तो बेटा ये सब चीज़ें क्राइटेरियाज़ में ये सब चीज़ें आती हैं कि आप सेट करते हैं। इसी तरह से ये वेट क्राइटेरिया, मैंने इसकी वो एग्जांपल जो मैंने आपको दी वो ज़्यादा अच्छी थी कि आपने जो है वो हर मॉडल को कितना कितना वेट दे दिया। इसमें आपने प्राइस को कितना वेट दिया 10, आपने इंटीरियर कंफर्ट को कितना वेट दिया, गाड़ी के इंटीरियर कंफर्ट को कितना वेट दिया 8। आप अगर परचेज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप परचेजिंग के लिहाज से मैं ये बात कर रही हूँ कि ये डिसीजन क्राइटेरियाज़ थे। अगर आपने गाड़ी परचेज़ करनी है तो आप उसमें प्राइस आप सेट करते हैं, आप मॉडल के बारे में डिसाइड करते हैं, आप साइज़ के बारे में डिसाइड करते हैं, आप मैन्युफैक्चर के बारे में डिसाइड करते हैं, आप इक्विपमेंट यानी कि ऑप्शनल इक्विपमेंट, फ्यूल कैसा होगा। बाज़ लोग जो होते हैं वो गाड़ी परचेज़ करते हैं लेकिन वो इसकी गाड़ी यानी कि उनका वो बेस होता है कि ऐसी गाड़ी लेनी है जो ऑयल ज़्यादा ना यूज़ करती है, यानी कि जिस पे खर्चा कम आए। तो फ्यूल इकोनॉमी भी चेक करनी चाहिए। बेटा मैंने पहले भी आपको रिपीट किया, मैं अब भी कर रही हूँ कि ये हमेशा डिपेंड करता है हर बंदे की अपनी पर्सनल डिमांड पे और हर बंदे की अपनी पर्सनल नीड पे, ठीक है। अब उसी बंदे ने अब गाड़ी को परचेज़ करने चला गया, इस पूरे डिसीजन क्राइटेरिया को सेट करने के बाद अब उसने प्राइस को वेट 10 दिया, इंटीरियर कंफर्ट को 8 दिया, ड्यूरेबिलिटी को 5 दिया, रिपेयर रिकॉर्ड्स को 5 दिया और परफॉर्मेंस को 3 दिया, ठीक है। तो ये उसने जो है ये रिकॉर्ड सेट कर लिए थे अपने लिए और उसने जो है उनको उतना वेट दिया। अब बेटा अगला जो है वो मैनेजर्स रोल एज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब बेटा मैनेजर्स ने क्या रोल प्ले करना है, मैनेजर्स के फंक्शन क्या हैं ये तो आपको पता है कि उनके जो है वो 5-6 बेसिक फंक्शंस हैं जो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस करे थे। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इन सब चीज़ों को करना, ठीक है। अब बेटा मैनेजर्स ने प्लानिंग में वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो बेटर प्रूफ हो सकते हैं, वो किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग में डिसीजन मेकिंग करेंगे और वो किस तरह से लीडिंग में डिसीजन मेकिंग करेंगे, आज हमने ये डिस्कस करना है। तो बेटा सबसे पहले प्लानिंग, रोज़ा रख के बोला भी नहीं जाता ज़्यादा देर तक। अच्छा एनी हाउ बेटा हम जो है वो प्लानिंग के बारे में आ रहे हैं। तो प्लानिंग में जब मैनेजर्स ने प्लान करना होता है या जब वो डिसीजंस बना रहे होते हैं तो उन्हें जो है वो इन प्रोसेस को फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो वो जब भी कोई प्लान बना रहे हैं तो दे हैव टू नो अबाउट द व्हाट आर द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिज़नेस, ठीक है। अब मैनेजर्स अक्सर जो होते हैं वो भी एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, वो ओनर्स नहीं होते, ठीक है। तो अगर तो वो एम्प्लॉयज़ हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो बिज़नेस जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। फिर व्हाट आर द मेन स्ट्रेटजीज़, और इन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पीछे मेन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, यानी कि हाउ टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। क्या क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ बनी हुई हैं।
प्रीवियस जो स्ट्रेटेजिक रिकॉर्ड होता है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है नई स्ट्रेटजीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट पे कि अब है कि व्हाट आर द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, और यानी कि जिस तरह से उन्हें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए उसी तरह से उन्हें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स का भी पता होना चाहिए, और इसी तरह से हाउ डिफ़िकल्ट इट विल बी टू अचीव, और इस तरह से उन्हें पता होना चाहिए प्लान बनाते हुए, डिसीजन करते हुए, कि इन दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पीछे जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि वेरी कॉमन है और आप स्टूडेंट्स को पहले भी जो है वो पता होंगी। पहले 2-3 लेक्चर्स हमारे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में रहे हैं, इस वजह से मैं इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा सीरियस होकर जो है वो नहीं चल रही, क्योंकि ये कॉमन डिस्कशन है एंड एवरीवन इज़ फेमिलियर टू दीज थिंग्स, ठीक है। तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में जब उन्होंने डिसीजन करने होते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कि हाउ कि हमारा रिक्रूटमेंट ये प्रोसेस, यानी कि हमने जो लोगों को हायर करना है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, वो किस तरह से करना है, एंड होम टू हायर, और किस किस को करना है, ठीक है। क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि हमने इतनी एजुकेशन वाले बंदे को लेना है, इतने एक्सपीरियंस वाले बंदे को लेना है, उस बंदे में ये एबिलिटीज़ होंगी, उसको हमने लेना है, ठीक है। सेंट्रलाइज़ कर देना है या डिसेंट्रलाइज़ कर देना है। बेटा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो सेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा अच्छी चलती हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि एक सेंट्रल ऑफिस होता है और वही सेंट्रल ऑफिस जो है वो बाकी पूरे डिपार्टमेंट्स को जो है वो चला रहा होता है। वहीं पे डिसीजंस लिए जाते हैं, वहीं पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, वहीं पे प्लानिंग की जाती है, और वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उस सेंट्रल ऑफिस में उसको जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स का नॉलेज होता है। यानी कि ये कुछ इस तरह से जो है ये चलता है साइकिल, कि ये एक सेंट्रल ऑफिस है और ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन इन सारे डिपार्टमेंट्स से की इन्फॉर्मेशन जो है वो इन मैनेजर्स को होती है, और इसी लिहाज से फिर जो है वो अच्छे डिसीजंस को बना के वो इन डिपार्टमेंट्स को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड वे में चलती हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो होता तो एक ही इदारा है, लेकिन उसमें डिपार्टमेंट्स को जो है वो इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने लिहाज से डिसीजंस को ले सकता है। जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से जो है वो HEC ने अनाउंस कर दिया कि हर यूनिवर्सिटी को जैसे बेहतर लगता है वो अपने एग्ज़ाम्स को प्लान करे, अपनी क्लासेस को प्लान कर सकती है, ठीक है। तो ये होता है डिसेंट्रलाइज़ करना, यानी कि मोटिव एक ही होता है, यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव बिज़नेस का एक ही होता है, लेकिन खैर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पीछे जो है वो डिपार्टमेंट्स को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। एंड हाउ जॉब विल डिज़ाइन, बेटा जॉब का भी एक डिज़ाइन होता है। जॉब डिज़ाइन का मतलब ये है कि एक जो आपने लेट्स सपोज कि आपने CEO की वैकेंसी जो है वो आपने अनाउंस कर दी, ये जॉब का डिज़ाइन है। ये वैकेंसी क्या है, CEO, ठीक है। अब इस वैकेंसी पे कितना एजुकेशनल इनरिचमेंट बंदा आएगा, कितना एक्सपीरियंस बंदा आएगा, और उसे किस किस लिहाज से एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस मेंटल यानी कि वॉइस, एक जो समझदार बंदा होता है ना, उनको प्रेफर किया जाता है ना इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट्स के लिए। तो वो जो है वो फिर कितना उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ क्या होंगी, ये सब चीज़ें जो हैं उसके बारे में प्लान की जाती हैं। और फिर जब एडवर्टाइजमेंट की जाती है रिक्रूटमेंट के लिए इस पोस्ट की, तो उस पर जो है वो सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया जाता है कि भाई ये नॉलेज होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतनी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। अक्सर जब आपका एडवर्टाइजमेंट्स को देखने का इत्तेफाक हो तो आपने देखा होगा कि जब उस एडवर्टाइजमेंट के किसी भी डिटेल को ओपन करते हैं तो वहाँ पे पूर्ण रिक्वायर्ड स्किल्स भी दी हुई होती हैं, रिक्वायर्ड एजुकेशन भी दी हुई होती है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी दिया गया होता है। इनकी हर चीज़ को जो है वो टोटली एक्सप्लेन किया गया होता है। एंड व्हेन टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजीज़, और हमने स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये पूरा जो है ये उसमें प्लान किया जाता है। बेटा आगे हम चल रहे हैं लीडिंग की तरफ।
बेटा आगे हम लीडिंग। सो लीडिंग में हमने क्या करना है कि हाउ टू हैंडल लो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेस मोटिवेटेड हैं, तो आपने किस तरह से उनको मोटिवेट करना है। व्हाट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल और इन गिवन सिचुएशन, और किस सिचुएशन में कैसा लीडरशिप स्टाइल जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। बेटा ये भी एक प्रोसेस प्लानिंग का ये हिस्सा है, और आप हर सिचुएशन में एक ही तरह का जो है वो क्राइटेरिया आप नहीं सेट कर सकते, ठीक है। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आपके पेरेंट्स हैं और अगर उनके 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे के को देख के उसे उन्हें उसके लिहाज से चलना पड़ता है, दूसरे बच्चे को के लिहाज से उसके लिहाज से चलना पड़ता है। लेकिन अगर वो दोनों के लिहाज से एक जैसा चलेंगे तो हो सकता है वो उनमें से किसी एक के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, ठीक है। तो आपने किस सिचुएशन में कैसा लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना है, ये भी इसमें इस डिसीजन मेकिंग में स्टाइल डिसाइड किया जाता है कि हाउ एंड अ चेंज कैन इफ़ेक्ट द वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। कि अगर आपने अपने प्लान में, अपनी पॉलिसीज़ में, अपने डिसीजंस में कोई चेंज लेके आए हैं तो वो चेंज किस हद तक आपके वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये भी आपने प्लान करना होता है। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टिमुलेट द कन्फ्लिक्ट। अच्छा बेटा, बाज़ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें बड़े प्लान वे में, बेटा कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा होना, प्रॉब्लम्स होना, एजेंसी प्रॉब्लम्स इनको कहते हैं। इंशाल्लाह ये आपका आगे 3rd या 4th सेमेस्टर में इंशाल्लाह ये आपको कॉन्सेप्ट आएगा। तो एजेंसी प्रॉब्लम्स होता है वर्किंग प्लेस पे किसी झगड़े का हो जाना, ठीक है। कहीं इंटरेस्ट, मैनेजमेंट के इंटरेस्ट कुछ और हैं, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट कुछ और हैं, ऑनर्स के इंटरेस्ट कुछ और हैं, डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट कुछ और हैं, और जब ये इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है, ठीक है। अब इसमें जो पावरफुल अथॉरिटी है उसको पता होता है कि यार मैंने कब जो है वो क्या कॉन्फ्लिक्ट को रेज़ करना है और कब किस कॉन्फ्लिक्ट को रेज़ नहीं करना। ठीक उसी तरह से जिस तरह से गवर्नमेंट को ये पता होता है कि मैंने कब जो है वो अपना इजलास करना है और मैंने इजलास में क्या बात जो है वो आवाम के कानों में डाल देनी है और क्या बात नहीं डालनी, ठीक है। ये जो पूरे एक प्लान होता है, समटाइम झगड़ा क्रिएट करने के पीछे भी पूरे एक प्लान होता है कि हमने कब कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट का मतलब होता है एक्टिव कर देना, ठीक है, कि कब हमने जो है वो स्टिमुलेट करना है और कब जो है वो हमने इसको ओवरकम करना है, ये भी उसमें आ जाता है। अच्छा आगे लेक्चर ख़त्म बेटा ये आपका। तो बेटा इस लेक्चर में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर ठीक तरह से समझ नहीं आया आपने वो भी मुझे बता देना है। बट आई होप सो कि ये बहुत सिंपल सी सारी चीज़ें थी, एक नॉर्मल डेली रूटीन में डिस्कस होने वाली सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा तो अपने काइंडली मेरे से पूछ लेना, ठीक है।